Hello students, welcome back to my biology classes. As today we are going to start with sexual reproduction in flowering plants part 2. In part 1 I had explained you microsporogenesis and megasporogenesis. So let us take a recap of microsporogenesis and megasporogenesis. So in microsporogenesis it was the formation of haploid microspores. Microspores को हमने क्या कहा था? They were the pollen grains from the diploid microspore mother cells. And megasporogenesis जो था, it was the formation of haploid megaspores from the diploid megaspore mother cell. दोनों ही तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे और दूसरी तरफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा था. कहाँ से हो रहा था? बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स. और ये जो थे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो थे, दे वेर प्रेजेंट और दे अकर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और द पोलन सैक ऑफ एन एंथर. और जो मेगास्पोरेजेनेसिस के समय जो मेगास्पोरेंजियम था, इट अकर्ड इनसाइड द ओव्यूल और द मेगास्पोरेंजियम. In megasporangium, megasporogenesis occurred. There are numerous microspore mother cells in the microsporangium and generally there is a single megaspore in the mother cells of a megasporangium. The 4 microspore which are formed from a single microspore mother cell, they are generally arranged in a tetrahedral. tetrad हमने कहा था tetrad का formation होता है. यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं वो कॉमनली लीनियर टेट्राड के फॉर्म में अरेंज्ड होता है. यहाँ पर चारों ही जो टेट्राड में माइक्रोस्पोर होते हैं वो चारों ही फंक्शनल होते हैं एंड दे गिव राइज टू द मेल गैमेटोफाइट और द पोलन ग्रेन्स. यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 जो लीनियर अरेंज्ड मेगास्पोर्स थे, यहाँ पर जो है सिर्फ 3 ही जो है पूरे के पूरे डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक जो मेगास्पोर है इट इज़ फंक्शनल. और जो फाइनल फंक्शनल मेगास्पोर होता है वही मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म में दे फॉर्म अ फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सेक. नाउ लेट अस सी फर्दर इन दिस पार्ट 2, दैट इज पॉलिनेशन. अब हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है वहाँ पर. नाउ वी विल सी अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस रह जाती है, दैट इज़ द पॉलिनेशन. अब जो है पॉलिनेशन होगा. So what is pollination? That also you know very well. The transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of a pistil. It is termed as pollination. क्या हो गया? pollen grains का उसके anther से, ठीक है, किसी पिस्टिल के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है pollen grains का, it is called as pollination. बोथ हमको पता है कि एंजियोस्पर्म में मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं दे बोथ आर नॉन मोटाइल. जबकि ब्रायोफाइट्स वगैरह में हमने देखा था कि मेल गैमेट्स जो थे दे वेर मोटाइल एल्गी वगैरह में. सो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम पॉलिनेशन यानी कि फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट को लाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज़ द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के टाइप्स देखेंगे. आपने इसके पहले देखा था कि क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन. अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हम देखेंगे. So the kinds of pollination में यहाँ again this is the important part which is asked in exam. अलग से पूरा का पूरा kinds of pollination नहीं पूछा जाता. यहाँ पर कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जीटोनोगैमी, ये इतने तरह के जो pollination है उससे related questions जो हैं वो पूछे जाते हैं. तो now let us see the kinds of pollination. The very first type of pollination it is autogamy. So the pollination विदिन द सेम फ्लावर. अब यहाँ पर क्या है, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर कैसा हो गया, वो बाइसेक्शुअल फ्लावर हो गया. यहाँ पर क्या है कि जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में यानी कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा को जब पॉलिनेट करते हैं तो इस तरीके के पॉलिनेशन को इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोगैमी. इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अब यहाँ पर क्या है, in open and exposed anthers and stigma autogamy is rare.
अब जिस केस में क्या है कि फ्लावर्स में जो है एंथर्स और स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, यानी कि एकदम ज़्यादा ओपन कंडीशन में है, यानी कि एटमॉस्फेयर के एनवायरनमेंट के ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी ऑटोगैमी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होगा, फ्लावर जब एकदम एक्सपोज्ड होगा, एकदम ज़्यादा खुला हुआ होगा, उसके स्टिग्मा पर आकर कोई दूसरे फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन्स भी लैंड कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम एक इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना, दे प्रोड्यूस, ये जो 3 तरह के यहाँ पर प्लांट्स बताए गए हैं, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना। एग्जाम्पल को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज़ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ दिस वायोला और ये ऑक्सैलिस या कॉमेलाइना का। तो इसमें क्या होता है, दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, राइट। वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना में क्या होता है, 2 तरह के फ्लावर्स का फॉर्मेशन उसके प्लांट में होता है। एक फ्लावर जो है इट इज़ ऑफ कैस्मोगैमस टाइप और दूसरा जो होता है इट इज़ क्लिस्टोगैमस टाइप। देखिए व्हाट इज़ कैस्मोगैमस एंड व्हाट इज़ क्लिस्टोगैमस, ये आपको पता होना चाहिए। कैस्मोगैमस का मतलब होता है जब एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड हो, यानी कि वो फ्लावर जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ होगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे उसके एंथर और स्टिग्मा, तो इस तरीके का फ्लावर जो है वो कैस्मोगैमस फ्लावर है। और जो दूसरी तरह का फ्लावर इसी प्लांट में जो प्रेजेंट होता है वो जो है दैट इज़ द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या है कि जो एंथर और स्टिग्मा जो है वो क्लोज्ड कंडीशन में है। ठीक है, अगर आपने सेम या मटर का जो है फ्लावर कभी देखा हो तो उसमें हम देखते हैं कि आपने वैक्सिलरी एस्टिवेशन में भी देखा था, तो उसके जो पेटल्स का जो एकदम वो वाला जो बिल्कुल बीच में जो क्लोज्ड वाला पैटर्न वाला जो उसका पेटल था, उसके अंदर ये स्टिग्मा और एंथर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का फ्लावर जो है वो क्लोज फ्लावर है जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों ही तरह से पॉलिनेशन के चांसेस हो जाते हैं। दैट मीन्स इट कैन गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज द सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ सी दिस, तो यहाँ पर क्या है आपका ऑटोगैमी में ये वाला जो पार्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू। नेक्स्ट वन, सॉरी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन भी जो है कि वाई देर इज़ एश्योर्ड सीड सेट इन द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा एश्योरेंस रहती है कि सीड बनेगा ही सही, भले ही पॉलिनेटर उसमें हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, इनके एंथर और स्टिग्मा आपस में क्लोज्ड कांटेक्ट में रहते हैं। जब क्लोज्ड कांटेक्ट में एंथर और स्टिग्मा होंगे तब फिर यहाँ पर पॉलिनेशन जो है ये एश्योर्ड ही होगा, भले ही यहाँ पर कोई पॉलिनेटर, विंड, इंसेक्ट या वाटर हो या नहीं हो, लेकिन इनके क्लोज कांटेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो है हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। दैट इज़ दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड, राइट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पर देखिए मैं टिक कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये वायोला, ऑक्सैलिस वाला, कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस एंड ये एश्योर्ड सीड वाला जो पार्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। Now see the next type of pollination, that is geitonogamy. Pollination between two flowers of the same plant. अब देखिए एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ओके, या 2 फ्लावर्स सेम प्लांट में जो है फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होगा इट इज़ कॉल्ड एज geitonogamy। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट का होना ज़रूरी है। अब ये क्या होंगे, ऑटोगैमी से बने हैं और सेम प्लांट के हैं, इसीलिए इस तरीके के पॉलिनेशन में क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर। तो geitonogamy में क्या हो गया,
इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। और यहाँ पर भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन कैसा हो रहा है, सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में हो रहा है, यानी कि एक ही प्लांट में कई सारे फ्लावर्स लगते हैं, तो उन्हीं फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है इट इज़ कॉल्ड एज जिटेनोगेमी, और सेम प्लांट है इसीलिए दे आर जेनेटिकली सिमिलर। सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, तो ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या हो गया कि सेम फ्लावर के बीच में हो गया, और जिटेनोगैमी में क्या हो गया कि सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में हो गया। नाउ विल सी द थर्ड टाइप, दैट इज जीनोगैमी। अब यहाँ पर आप देखिए जीनो का एक्स है, उसको आप क्रॉस की तरह भी याद रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो इस तरीके से क्रॉस है यानी कि इट इज़ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। गॉट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन में आपको पता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर के किसी दूसरे प्लांट के जो है, लेकिन प्लांट सेम टाइप का होना चाहिए, सेम स्पीशीज़ का प्लांट होना चाहिए, उसके स्टिग्मा पर वो जब जाते हैं या उनका ट्रांसफ़र होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज जीनोगैमी। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर चूँकि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हैं दे विल ब्रिंग genetically difference in the offsprings. So the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of different plant, and it brings genetically different type of pollen grains to the stigma. अब यहाँ पर स्टिग्मा पे दूसरे दूसरे प्लांट के क्या होंगे, pollen grains आएंगे, बट ऑफ द सेम टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट जो है भले ही वही का वही सेम नहीं है, लेकिन स्पीशीज़ जो है वो प्लांट की सेम होनी चाहिए, यानी कि हिबिस्कस का एक प्लांट है तो उस पर दूसरे हिबिस्कस के ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आने चाहिए। नाउ विल सी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं ये अलग अलग होते हैं। तो प्लांट्स यूज टू abiotic agents, that is wind and water for pollination। और एक ही जो बायोटिक एजेंट है फॉर पॉलिनेशन, जैसे कि एनिमल्स हैं वो बायोटिक एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, जिसमें इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई, हनी बीज, ये जो हैं सारे के सारे दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जो हैं ये बायोटिक एजेंट का ही यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। नाउ लेट अस सी वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट के हिसाब से। हम पहला देखेंगे दैट इज़ एनिमोफिली। जब पॉलिनेशन जो है वो विंड से होता है, व्हेन द पॉलिनेटिंग एजेंट इट इज़ विंड। अब यहाँ पर ये चीज़ आप सबको इस तरीके की सब चीज़ें याद रखनी है, नई टर्मिनोलॉजी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। नाउ क्या देखा हमने कि पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, दैट इज़ विंड इन एनिमोफिली। अब जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना है, यानी कि हवा से उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स को जाना है, तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी फिर तो पॉलिनेशन की। तो इसके लिए क्या होता है ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में दे आस्क द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो जो विंड से पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनको एनॉर्मस अमाउंट में जो है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, वाई टू कंपनसेट द अनसर्टेनिटीज़ फॉर द पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन के समय अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं, लॉस होता है पॉलन ग्रेन्स का, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन जो है फ्लावर्स जो होते हैं इसमें दे शुड बी वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। फ्लावर्स के स्टेमन्स कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज होने चाहिए, ज़्यादा खुले हुए होने चाहिए, क्योंकि जब हवा चलेगी तो उसको उड़ के हवा के साथ जाना है, तो अगर अंदर के साइड होंगे तो वो हवा के साथ उड़ नहीं पाएंगी या हवा उनको खींच अपने साथ नहीं पाएगी। सो वी शुड से हियर फ्लावर्स दे शुड हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स।
और अब इसके स्टिग्मा कैसे होने चाहिए? स्टिग्मा जो होने चाहिए लार्ज फेदरी स्टिग्मा होने चाहिए, जिससे कि वो जब पॉलन ग्रेन्स उड़ के आए तो वो एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स को अपने अंदर ट्रैप कर सके। ठीक है, तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा में कैसा हो गया? इस तरीके के स्टिग्मा में ऐसे ऐसे फेदर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि वो स्टिग्मा के अंदर जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स उसको ट्रैप कर सके। राइट, तो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर। इसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि फ्लावर्स जो हैं भले ही से छोटे होने चाहिए एंड इनकॉन्स्पीशियस, दे आर ऑफनली पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स ज़्यादा करके कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। जो विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे इसमें कोई खुशबू या कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि इनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। मेल फ्लावर्स दे आर मोर एबंडेंट इन द केस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं यानी कि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो मेल फ्लावर्स का जो नंबर होगा वो फीमेल फ्लावर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें स्टैमन जो है उसका नंबर ज़्यादा होगा। देन एंथर्स जो हैं एकदम से बर्स्टफुली जो है वो फोर्सफुली एकदम से खुलते हैं एंड सडनली दे थ्रो द पोलन ग्रेन्स इन द एयर एज इन द केस ऑफ यूट्रिका। यहाँ एक एग्जांपल है। तो एंथर्स क्या होते हैं? जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है एकदम वो फोर्सफुली बर्स्ट होते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स एकदम से बाहर आते हैं। इस तरीके के मैकेनिज़्म को जो है गन पाउडर मैकेनिज़्म भी बोला जाता है। देन यही मैंने बताया था आपको कि मोस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं इसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है और उसके बाद एक ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं इन्फ्लोरेसेंस में, जैसे कि भुट्टे का कॉम्ब है उसमें हम देखते हैं वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, उसके अंदर वो पैक्ड होते हैं। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दे आर प्रोड्यूस्ड, वी कैन से 5 lakhs पर फ्लावर इन कैनाबिस। इतने सारे जो हैं और 25 मिलियंस जो मेज़ या जो मक्का है उसके उस टैसल में जो पतले पतले निकल के बाहर आते हैं, उसके रेशे जैसे जो दिखाई देते हैं, उसमें 25 मिलियंस जो हैं बाय टैसल ऑफ मेज़ जो हैं ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और पिस्टल्स जो होते हैं इसके कॉमनली जो हैं दे पजेस अ सिंगल ओव्यूल्स। वी कैन गिव हियर एग्जांपल्स ऑल्सो। पोलन ग्रेन्स, अब ये भी आपको याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इसके लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। हल्के होने चाहिए तभी हवा से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। नॉन स्टिकी, ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी वो स्टिकी होने के कारण चिपक सकते, तो दे शुड बी नॉन स्टिकी, ड्राई। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, दैट इज़ द हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलियन का मतलब होता है टू ल। तो पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट लाइक वाटर, इट कम्स अंडर हाइड्रोफिली। अब इसमें क्या होता है, ये जो पॉलिनेशन है इस तरीके का थोड़ा सा रेयर होता है और ज़्यादा करके ये मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट्स होते हैं उसी में ही मिलता है। हाइड्रोफिली जो है इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर या एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे कि वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ज़ूस्टेरा है। इन सब में क्या होता है, ये वाले टाइप का पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ूस्टेरा ऑल। अब देखिए सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें सभी में हाइड्रोफिली हो ये ज़रूरी नहीं है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द सरफेस ऑफ वाटर। अभी मैं यहाँ पर आपको एक इमेज बताऊंगी वेलिस्नेरिया की। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि वाटर के सरफेस पे रिलीज हो जाते हैं एंड कैरी टू द स्टिग्मा बाय एयर करंट एज इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वाटर के सरफेस पे रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आ गए यहाँ वाटर के सरफेस पे, उसके बाद एयर की हवा से एयर करंट जो पानी में चलता है उससे क्या होगा, ये वेलिस्नेरिया के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। इन सी ग्रास द फ्लावर्स जो हैं वो अगर सबमर्ज्ड हैं, पानी के अंदर हैं, तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं यहाँ पर लंबे होते हैं, रिबिन लाइक होते हैं और पानी के ही करंट से ये कैरी होते हैं। अब देखिए जो
हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स रहते हैं जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स को पानी में प्रेजेंट हैं वो, तो पॉलन ग्रेन्स अब वेटिंग से ख़राब ना हो जाए, तो उस वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ ये चीज़ अगेन रिमेंबर दिस पॉइंट ओवर हियर कि उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर जो है म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है. A mucilaginous covering is present on the pollen grains to protect from wetting. ये देखिए, ये वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल है. ये देखिए मेल फ्लावर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये पानी के सरफेस के ऊपर आ गए. और फिर ये फीमेल फ्लावर है यहाँ पर, दिस इज़ द फीमेल फ्लावर. अब ये एयर करंट से, हवा से क्या होंगे, ये इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे. ठीक है, ये देखिए इसके रिबन शेप्ड यहाँ पर लीव्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं. और ये पॉलन ग्रेन्स के ऊपर क्या होगा कि म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होगी. दिस ऑल आर द एक्वेटिक प्लांट्स. सब आप देख सकते हैं. दिस इज द ज़ूस्टेरा, या इसको हम सी ग्रास भी कहते हैं, द ज़ूस्टेरा और द सी ग्रास. देखिए ये बायोटिक एजेंट से जो पॉलिनेशन होता है बाय द इंसेक्ट्स. ठीक है, नाउ वी विल सी दैट वन. तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं दे आर यूजिंग एनिमल्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स. एनिमल्स को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह जो है ये यूज़ करते हैं. एमंग द एनिमल्स इसमें ज़्यादा करके क्या होता है, इंसेक्ट्स, और पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स में भी क्या, बीज. दे आर द डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स रहेंगे इनके क्या कैरेक्टर्स होंगे. अब इंसेक्ट को अगर किसी फ्लावर के पास जाना है तो वो किसी न किसी लालच से जाएगा, यानी कि फ्लावर से उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए. तो फ्लावर में वो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होंगे इनके क्या कैरेक्टर्स होंगे, दे विल बी कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर. ये फ्लावर्स कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, उनमें अच्छी खुशबू होगी और उसके अंदर नेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तभी जो है वो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. सो ये एक कैरेक्टर हो जाता है आपका इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का, कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स होंगे ये कैसे होने चाहिए, दे शुड बी वेरी लार्ज, they should be colorful, they should be fragrant and they should be rich in nectar. ठीक है, तो इस तरीके से जो ये वाला जो पॉलिनेटिंग एजेंट जिसको कि हम बायोटिक एजेंट या इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनको हम एंटेमोफिली भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेमोफिली. स्मॉल फ्लावर्स अगर प्रेजेंट हैं ये एंटेमोफिली के लिए, तो स्मॉल फ्लावर्स को कैसे होना चाहिए, उनको क्लस्टर में या गुच्छे में होना चाहिए जिससे कि वो नज़र आए. जब गुच्छे में होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्पीशियस होंगे, दिखाई देंगे. अब बीटल्स जो होते हैं, अब कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनकी स्मेल हम देखते हैं कि बहुत ही उसको फाउल स्मेल या फाउल ओडर उसका होता है. तो मक्खियाँ हैं, बीटल्स होते हैं जो ये कीड़े क्या करते हैं, ये इनको इतनी अच्छी खुशबू या वो चीज़ पसंद नहीं आती, उनको गंदी स्मेल वाले जो फ्लावर्स रहते हैं वो पसंद आते हैं. तो फिर उस तरीके के फ्लावर्स जो हैं उन फ्लाइज और बीटल से जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो उससे पॉलिनेटेड होते हैं. नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन्स, अब क्या होते हैं नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स, ये क्या हैं, ये प्लांट्स के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है. प्लांट्स की फिजियोलॉजी में इसका कोई रोल नहीं है नेक्टर का. ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, दे आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर द इंसेक्ट. वो इंसेक्ट आकर उसको पॉलिनेट करता है तो नेक्टर क्या होता है उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह या उसको इनाम की तरह वहाँ पर मिलता है. और कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड की तरह, यानी कि उस इंसेक्ट ने आकर एक फ्लावर को अगर पॉलिनेट किया तो यहाँ पर क्या होगा, वो उस इंसेक्ट को अपनी ओवरी के अंदर एग्स को ले करने की प्लेस प्रोवाइड करेगा. इसका एग्जाम्पल है एमॉर्फोफिलस. ठीक है, तो एमॉर्फोफिलस में क्या हो रहा है कि दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर लेइंग द
eggs. यहाँ एक और एग्जाम्पल है, द स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द युक्का प्लांट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल ही एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मॉथ होता है दे डिपॉजिट देयर एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द युक्का प्लांट। जब ये अपने एग्स को ले करने के लिए उसकी ओवरी तक आते हैं तो उसके एवज में वो क्या करते हैं, उस फ्लावर को वो मॉथ क्या करता है, पॉलिनेट कर देता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये दोनों ही जो है अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना पूरी नहीं कर सकती। अब देखिए कुछ इंसेक्ट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज द पॉलन रॉबर्स और द नेक्टर रॉबर्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस इंसेक्ट ने क्या किया है, नेक्टर को तो कंज्यूम कर लिया या पॉलन को भी कंज्यूम कर लिया, लेकिन इसने क्या किया कि पॉलिनेशन नहीं किया। तो इस तरीके के जो विजिटर्स हैं जो फ्लावर पे आकर विजिट करते हैं, लेकिन ये नेक्टर को भी कंज्यूम कर लेते हैं, पॉलन को भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द नेक्टर रॉबर्स। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मॉथ और युक्का प्लांट जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट और पॉलन रॉबर्स जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये था अपना एंटेमोफिलिस फ्लावर या एंटेमोफिली। तो एंटेमोफिली में क्या हो गया, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक मॉथ, वैस्प, बटरफ्लाई, बीटल्स, एंड्स, फ्लाइज एक्सेट्रा। और ये जो फ्लावर्स रहते हैं इनके सेपल्स और पेटल्स जो हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, और उसके बाद फ्लावर्स जो हैं दे आर कलर्ड फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। मॉथ जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाइट फ्लावर, रेडिश फ्लावर जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द बटरफ्लाइज एंड द वेस्प। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्लूइश पर्पलिश वायलेट येलो फ्लावर्स which appear colored in the ultraviolet vision of the bees. And honeybees, they rarely visit a red flower because it appears black in the ultraviolet radiations. पेटल्स जो होते हैं ये यूजुअली कलर्ड होते हैं, वेयर पेटल्स, अब कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके कि पेटल्स ज़्यादा शोई नहीं होते, जैसे कि बोगनवेलिया में। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके ब्रैक्ट्स जो होते हैं दे आर कलरफुल। फ्लावर्स जो होंगे इसके जनरली लार्ज इन साइज़ होंगे, सो दे बिकम कॉन्स्पीशियस, तो दूर से ही इंसेक्ट को दिखाई देते हैं। और जहाँ पर फ्लावर छोटे साइज़ के होंगे वो क्या होंगे, वो एक गुच्छे में प्रेजेंट होंगे या दे गेट एग्रीगेटेड। और फ्लावर्स जो हैं कॉमनली इनमें खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल भी होती है, जैसे कि जैस्मीन, रोज़, मस्टर्ड, चमेली, चंपा। और कुछ ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जिसमें कि फाउल स्मेल होती है, जैसे कि एरिस्टोक्लिया, एरम, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सबसे बिगेस्ट फ्लावर होता है। इसमें क्या होता है, फाउल ऑर्डर होता है जो कि गंदी स्मेल होती है, जो कि फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट करता है। फाउल स्मेल ऑफ रेफ्लेशिया विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर, it attracts the carrion flies for pollination. Majority of flowers they having a landing platform for the insects. इस तरीके के जो flowers रहेंगे इसमें आके इंसेक्ट जो है वहाँ पर लैंड कर सकता है, इस तरीके के flowers का स्ट्रक्चर होता है। Special markings they are present on the petals to guide the insects to nectar. They are called as the nectar guide or the honey guides, जैसे कि वायोला में। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटेमोफिलस फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स हमने बोला कि दे प्रोवाइड शेल्टर टू द पॉलिनेटर्स एंड अपने एग्स जो हैं वो वहाँ पर ले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमॉर्फोफेलस। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर कवर्ड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज द पॉलन पॉकेट। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इस पे स्पाइनी और हैवी भी होते हैं। स्टिग्मा इज इंसर्टेड एंड स्टिकी। Flowers and the petals are strong enough to bear the weight of that insect. तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारे characteristics बता दिए हैं which you can remember also for writing the characteristics of the entomophilous flowers. See, ये देखिए मॉथ और युक्का प्लांट, ये युक्का प्लांट है, ये मॉथ है, यहाँ पर आके वो अपने एग्स जो है उसको डिपॉजिट करेगा इसकी ओवरी के अंदर। So this is the yucca moth relationship. Now we will see the outbreeding devices.
व्हाट इज़ दिस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखिए इसको आप ध्यान से। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड अंडरगो ऑटोगैमी। ज़्यादा करके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी कि बायसेक्सुअल हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होगा, दे अंडरगो ऑटोगैमी और द सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये ऑटोगैमी होती रहे या ये सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये हम वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ स्ट्रैटेजीज और इन्हेंसमेंट वाले चैप्टर में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, लगातार अगर यही सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो प्लांट की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है, उसमें जो नए जीन्स आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसकी भी बहुत कमी आ जाती है और प्लांट में कुछ नयापन नहीं आ पाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। तो कंटिन्यूस ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन इट रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये आगे समझ में। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स में अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन न हो, इसीलिए ये प्लांट्स ने क्या किया है, अपने आप ही इस ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए इन्होंने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं उसको इनकरेज किया है या उसको डेवलप किया है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स दे हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हो गए कि फ्लावरिंग प्लांट्स दे हैव डेवलप्ड many devices to avoid self pollination and to encourage cross pollination. Such devices they are called as the outbreeding डिवाइसेस। मतलब कि प्लांट में कंटिन्यूसली ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन न हो, इसके लिए क्या हो गया कि प्लांट ने खुद ही कुछ ऐसी डिवाइसेस डेवलप कर ली हैं जिसको कि हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। देखिए ये कौन कौन सी हैं, अब ये देखिए। सबसे पहला ये कि pollen released and the stigma recept is not synchronized, यानी कि जब pollen grains रिलीज होते हैं उस समय स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी नहीं आए, तो जब उसी प्लांट के pollen grains रिलीज होंगे वो उसके स्टिग्मा पे पहुंचेंगे भी तो भी क्या होगा, वो स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगा क्योंकि स्टिग्मा जो है वो उस समय पर उसमें रिसेप्टिविटी नहीं आई है, या यूं कहिए कि वो मैच्योर नहीं हुआ है कि वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या होगा, वो पोलन ग्रेन जाके किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक फर्स्ट कि पोलन रिलीज्ड एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में आपको। वी कैन से हियर कि एंथर्स एंड द स्टिग्मा दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है इट इज़ इनहिबिटेड। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड एज डाइकोगैमी। डाइको का मतलब है टू और गैमोस का मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब है इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन इज इनहिबिटेड। आगे ये चीज़ समझ में। इसको वैसे तो आपके एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर डाइकोगैमी जो है ये भी दो तरह का होता है, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री का मतलब होता है जब एंथर्स मैच्योर होते हैं अर्लियर देन द स्टिग्मा। ठीक है, एंथर्स मैच्योर अर्ली देन द स्टिग्मा, यानी कि पहले पोलन ग्रेन्स बन गए हैं लेकिन स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है, जैसे सनफ्लावर है, रोज़ है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। यानी कि एंड्री का मतलब है एंड्रोशियम मैच्योर हो गया है, प्रो यानी कि पहले, स्टिग्मा से पहले एंथर मैच्योर हो गया है, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटएंड्री। और अगर हम कहेंगे प्रोटोगाइनी यानी कि स्टिग्मा मैच्योर हो गया है एंथर से पहले, इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा या ग्लोरियोसा, इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आपको डाइकोगैमी जो है ये याद रखना है, हियर दिस इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। ठीक है, दैट इज़ द डाइकोगैमी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो
बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एंथर और स्टिग्मा जो है इनके मैच्योरेशन जो है इट इज़ एट डिफरेंट टाइम्स, सो द पोलन सेल्फ पॉलिनेशन इट इज़ इनहिबिटेड। और डाइकोगैमी जो है ये दो तरह का होता है, प्रोटएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटएंड्री में एंथर जो हैं वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर होते हैं, प्रोटोगाइनी में क्या होता है स्टिग्मा जो है वो एंथर से पहले मैच्योर होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज डाइकोगैमी। तो ये एक पॉइंट हुआ दैट इज़ ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दूसरा हो गया स्पेशल सेपरेशन ऑफ द स्टिग्मा एंड द एंथर्स, मतलब कि जो एंथर और जो स्टिग्मा हैं ये अलग अलग हाइट्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स, तो स्टाइल अलग जगह पर है और स्टेमन्स जो हैं वो अलग जगह पर प्रेजेंट हो या डिफरेंट हाइट्स पे प्रेजेंट हो। ओके, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोस्टाइली कंडीशन भी इसको बोला जाता है। तो वी कैन से द स्पेशल सेपरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मास, राइट। देन कम्स द एंथर एंड द, वही चीज़ है यहाँ पर, एंथर्स एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पोजिशंस ऑल्सो। ठीक है, इनकी पोजिशंस जो है वो अलग भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे किसी में लॉन्ग स्टाइल है, किसी में मीडियम स्टाइल है, किसी में शॉर्ट स्टाइल है। ओके, और शॉर्ट स्टेमन है, स्टाइल जो है वो मीडियम साइज़ की है, स्टेमन्स जो है लॉन्ग है, अलग अलग साइज़ और शेप के होने के कारण जो है, और पोजीशंस जो है वो अलग अलग जगह पर होने के कारण जो है ये डिफरेंसेस होते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टरलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टरलिटी में क्या हो गया कि पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर are incapable of growing over the stigma of the same flower due to the presence of similar sterile genes। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या हो गया कि एक ही फ्लावर, समझिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसी के ही स्टिग्मा जो हैं उसको वो पॉलिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है उसमें कुछ सिमिलर स्टेराइल जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल S1 और S2 इन पोलन ग्रेन्स एंड S1 एंड S2 ये क्या है, ये स्टेराइल जीन्स हैं इन स्टिग्मा, यानी कि आपके पोलन ग्रेन्स में भी S1 और S2 स्टेराइल जीन है और स्टिग्मा पे भी S1 और S2 स्टेराइल जीन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो है एक दूसरे को ये इनकॉम्पेटिबल हो जाएंगे। ठीक, तो ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे दे विल बी इनकेपेबल ऑफ ग्रोइंग ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जाम्पल है आपका पोटैटो, टोबैको, क्रूसीफर्स, इन सब में क्या होता है कि सेल्फ स्टरलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दिखाई देती है। और दूसरा जो एक है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स ही कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे या डाइक्लिनस फ्लावर होंगे। प्लांट्स जो होंगे, ऐसे प्लांट्स जो हैं दे आर मोनोशियस विद बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकरिंग इन द सिंगल इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं मोनोशियस। और डायशियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि डेट पाम पपाया में था। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन जो है ज़्यादा करके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे कि ऑटोगैमी के चांसेस नहीं होते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। तो जिन भी प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो उसमें हमेशा ही क्या होगा कि ऑटोगैमी नहीं होगी, इट विल ऑलवेज डू आउटब्रीडिंग या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो इन सभी डिवाइसेस से क्या होगा कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट जो है अपने आप को बचा सकता है। थैंक्स यू गॉट दिस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अच्छे से आ गया आपको समझ में। अब देखिए पोलन ग्रेन्स लैंड हो गए स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन के थ्रू, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन सा पोलन ग्रेन जो है वो लैंड कर पाएगा उस पर। पोलन ग्रेन की कॉम्पेटिबिलिटी सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गया है,
फिर क्या होगा, पोलन और पिस्टल के बीच में कुछ बातचीत होगी. दैट मीन्स सम इंट्रैक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन बोथ द पिस्टल एंड द पोलन ग्रेन. इट इज कॉल्ड एज द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. सो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन टू द स्टिग्मा. ठीक है, जैसे ही पोलन का स्टिग्मा पे डिपोजिशन हुआ, अब देखिए यहाँ तक हो गया पॉलिनेशन, फिर डिपोजिशन हो गया स्टिग्मा का, और जब तक कि वो पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर पहुंच नहीं जाता, वो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. आया समझ में? ऑल द इवेंट्स, वो पूरे के पूरे इवेंट जिसमें कि पोलन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है और पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक पहुंचती है, इस दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. अब हर पॉलिनेशन जो है ये गारंटी नहीं करता है कि पॉलिनेशन होगा ही, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसेक्ट हिबिस्कस के ही फ्लावर पे बैठा हो, उसके ही पॉलन ग्रेन्स लाकर हिबिस्कस के ही स्टिग्मा के ऊपर आकर वो लैंड करे. दिस इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. ठीक है, अब हो सकता है कि रोज़ के फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को लाकर वो हिबिस्कस के प्लांट पे बैठ गया, तो वो तो ले आया है पॉलन ग्रेन को. अब हमारे जो स्टिग्मा है वो उसको रोज़ के पोलन ग्रेन को वहाँ पर अपने स्टिग्मा के ऊपर वो क्या पॉलिनेट होने देगी या अपने ओव्यूल तक रोज़ के पोलन ग्रेन्स को पहुँचने देगी? नो, नॉट एट ऑल. तो आखिर अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उस पिस्टल में है, विच इज़ हैविंग द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, whether that pollen it is incompatible और compatible, उसके लिए राइट स्टिग्मा या राइट पोलन प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो राइट टाइप का स्टिग्मा पे ही आया है तो ही वो स्टिग्मा क्या करेगा, उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देगा. और अगर रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आया है तो वो स्टिग्मा जो है इट विल रिजेक्ट दैट पोलन एंड will not allow that pollen grain to germinate on it. वो अपने स्टिग्मा जो है अपने ऊपर उस रॉन्ग पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने बिल्कुल नहीं देगा. तो ये जो एबिलिटी होती है पिस्टिल की कि वो पहचाने कि पोलन ग्रेन जो आया है वो सही वाला आया है कि नहीं है, तो एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है उनके बीच में केमिकल्स की हेल्प से. दिस इज कॉल्ड एज द बोरॉन आइनोसिटॉल सुक्रोज लेवल. ये कौन सा जो है, ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में कौन से केमिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर? दैट इज द बोरॉन आइनोसिटॉल एंड द सुक्रोज लेवल. ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ द कॉम्पैटिबिलिटी, द इनकॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, पोलन ग्रेन्स विल जर्मिनेट इनवेरिएबली. अब वहाँ पर क्या है कि जैसे ही अगर ये पहचान लिया कि ये सही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर वहाँ पर वाटर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर लेगा. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. हम क्या करते हैं कि 10% का एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं और उस 10% शुगर सॉल्यूशन में विंका रोजिया जो सदाबहार है, बालसम है या चिकपी है या मटर है, इसके पोलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, डस्ट कर देते हैं. फिर आधे से 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि उसमें स्लाइड में जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रैक्शन बिटवीन द पोलन एंड द पिस्टल. सो देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द compatibility incompatibility between the pollen and the pistil, it is important. It can help overcome incompatible reaction by supplying the chemicals that induce the compatibility and allow the pollens to grow. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिस्टल अगर पहचान लेता है कि सेम पोलन है तो फिर वो उसको जर्मिनेट होने देता है. तो जैसे ही कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन हुआ, यानी कि जो पॉलिनेशन है वो सही तरीके का अगर हुआ, तो पोलन ग्रेन को क्या करना है, जर्मिनेट करना है.
अब पोलन ग्रेन किस तरीके से जर्मिनेट करेगा, ये मैंने आपको पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर बताया था तब बताया था कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम एक्साइन कह रहे थे, उसके अंदर जो है वो थिन वॉल की इंटाइन प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पर क्या था कि वहाँ पर स्पोरोपोलानिन जो था वो एब्सेंट था, उस एरिया को क्या बोला था, जर्म पोर। तो फिर अंदर से इंटाइन जो है उस जर्म पोर से ही क्या होगी, पॉलिन वो जर्मिनेट होगी, तो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। तो फॉलोइंग द कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन इट प्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब, एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है लाइक दिस। अ पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बाहर जो है उसके एक्साइन प्रेजेंट है, जिस जगह पर वो स्पोरोपोलानिन नहीं था वहाँ से ये इंटाइन जो है ये बाहर पोलन ट्यूब के फॉर्म में जर्मिनेट होकर आ गई है। और इसके साथ साथ पोलन ग्रेन्स के जो कंटेंट है आपको पता है, तो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स दे वेर प्रेजेंट, ये भी क्या करेंगे, इस पोलन ट्यूब के साथ मूव करके आ जाएंगे। सो द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स दे ऑल्सो मूव इनटू द पोलन ट्यूब। नाउ द पोलन ट्यूब्स जो है अब ये स्टिग्मा के अंदर ग्रो करती हुई और स्टाइल और फिर धीरे से इट एंटर्स द ओवरी। आपको पता है स्टिग्मा का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये स्टिग्मा था, फिर ये लंबी चली, यहाँ पर ये स्टाइल है और फिर उसके बाद जो है वो ओवरी आती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पोलन ट्यूब जो है उसने यहाँ पर ये ग्रेन ने यहाँ पर लैंड किया और फिर ये इस तरीके से यहाँ जर्मिनेट होते हुए आ रही है। तो उस दौरान जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सबको वो भेद कर वहाँ से ये ओव्यूल की तरफ ओवरी में पहुँच जाती है, ठीक है। इफ़ द पोलन ग्रेन इट इज़ शेड इन द 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, ज़्यादा करके हमने देखा था कि 60% जो थे वो 2 सेल स्टेज में ही जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ द पोलन ग्रेन इज़ इन द 2 सेल स्टेज, तो उसमें क्या हो गया, एक जनरेटिव हो गया, एक वेजिटेटिव हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ जाती है तो जो जनरेटिव है वो वापस से डिवाइड हो जाएगा, एक और सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सेल स्टेज जो है पोलन ट्यूब अंदर की तरफ जाती है, जिसमें कि 2 क्या हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सो इफ़ द पोलन ग्रेन इज़ इन द 3 सेल स्टेज, अगर 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन स्टार्टिंग से ही जा रही है तो शुरू से ही क्या होगा, 2 मेल गैमेट अंदर एंटर करेंगे। लेकिन अगर 2 सेल स्टेज में जा रही है तो जनरेटिव सेल क्या होगा, आगे जाके पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 सेल स्टेज में क्या था, एक जनरेटिव था और एक वेजिटेटिव था, ठीक है। तो फिर जनरेटिव क्या करेगा, फिर पोलन ट्यूब में जाकर वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर पोलन ग्रेन्स जो है वो 3 सेल स्टेज में है तो उसमें ऑलरेडी क्या है, एक जो है आपकी वेजिटेटिव सेल है और 2 जो हैं वो जनरेटिव सेल होती हैं, ठीक है। जनरेटिव सेल में क्या है, 2 जो हैं वो आपके मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब होगी इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन। ये हमने पहले भी बताया था कि ये आपका ओव्यूल है, फिर यहाँ से पोलन ट्यूब आती है और जो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से वो फिलीफॉर्म एपरेटस से गाइड होकर एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आपका फिनिश होता है। अब देखिए एक नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। कि ये कई बार हम देखते हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग है, हम हमारे पसंद के जो हैं पोलन ग्रेन्स, जो डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स हैं उसको स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करके डिज़ायर्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स वगैरह जो है बनाने की प्रोसेस जो है इट कम्स अंडर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर 3-4 प्रोसेसेस हैं दैट यू हैव टू सी इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट या बीज या किसी विंड या इसके द्वारा ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर वी आर डूइंग इट पर्पसली। तो
आर्टिफिशियली उसको किया जा रहा है, इट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर व्हाट वी डू कि जो स्टिग्मा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम कंटेमिनेशन। अब यहाँ कंटेमिनेशन का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ जो है डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स जो हैं वही पॉलिनेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे, कोई से भी पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आकर स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करेंगे या फ्लावर को पॉलिनेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हमको पहले तो स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कंटेमिनेशन। इसका मतलब है कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर उसको पॉलिनेट नहीं करे। तो इसके लिए जो प्रोसेसेस हैं, सबसे पहला है रिमूवल ऑफ द एंथर्स। अगर समझिए कि कोई बायसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उस फ्लावर में एंथर्स भी हैं और स्टिग्मा भी है, इट इज़ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट न कर दें। इसके लिए क्या है कि हम पहले उसके एंथर्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द फ्लावर बड। बड की ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंथर्स को रिमूव कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है कि एंथर के डाइस होने से मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल जाएं, उसके पहले एंथर्स को फ्लावर से रिमूव करने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। तो रिमेंबर दिस, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, दैट इज द रिमूवल ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसिस, इट इज़ कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन हो गया, अब उस पे कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन जो है वो नहीं आ जाएगा, फ्लावर खुला रहेगा तो दूसरा पोलन ग्रेन आ जाएगा। तो वो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, यानी कि वो फ्लावर जिसके अंदर से कि हमने एंथर को रिमूव कर दिया है, उसको हम क्या करेंगे, एक बैग से कवर कर देंगे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट पेपर बैग से इसको हम कवर कर देंगे, पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ एक पेपर विच इज़ मेड अप ऑफ बटर पेपर, जो ट्रांसल्यूसेंट सा रहता है, उससे हम इसको कवर कर देंगे। तो इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद द अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, एंड दिस स्टेप इट इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। ये देखिए, दिस स्टेप इट इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। लेकिन अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है तो वहाँ पर क्या है, देयर इज़ नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। गॉट इट। वहाँ पर जब एक यूनिसेक्शुअल फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर मेल और द फीमेल, तो अगर फीमेल फ्लावर अकेला ही है तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने फ्लावर को क्या किया, पहले भी रिमूव द एंथर्स, दैट प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। फिर उसके बाद उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने बटर पेपर के बैग से कवर कर दिया ताकि उस पर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स नहीं आ जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टैगिंग भी कर देते हैं कि हमने इस प्लांट को इस समय, ये प्लांट का नाम क्या है, कौन सी स्पीशीज़ है और हमने इसको कब इमैस्कुलेट किया और कब बैगिंग करी, दैट ऑल इज़ टैग्ड। मतलब एक हम उसको लिख के नोटिंग करके यहाँ पर टैग लगा देते हैं। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग कैन सी ओवर हियर। ये देखिए, ये बर्ड्स के ही फॉर्म में, यहाँ पर देखिए बर्ड्स के फॉर्म में उसको इमैस्कुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद ये इसके ऊपर ये बैगिंग है, कैन सी, और ये यहाँ पर टैगिंग करी हुई है। गॉट इट। दिस इज़ द स्टेप्स फॉर दिस कंट्रोल पॉलिनेशन। इस पे भी आप अपना इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। See the next topic, that is double fertilization. ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, दैट इज़ ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे ही फिलीफॉर्म एपरेटस से गाइड होकर जो पोलन ट्यूब जो है वहाँ पर सिनर्जिड्स तक पहुँचती है, जैसे ही पोलन ट्यूब वहाँ सिनर्जिड्स तक पहुँचती है तो पोलन ट्यूब क्या करेगा, अपने जो दोनों मेल गैमेट हैं, ठीक है, अगर 3 सेल स्टेज में आए तो दोनों मेल गैमेट उसके पहले ही प्रेजेंट होंगे। अगर 2 सेल स्टेज में आए हैं तो जनरेटिव सेल जो है वो पोलन ट्यूब के अंदर वापस डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट को लेकर सिनर्जिड्स तक एंटर होता है
तो ये क्या करेगा, सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। गॉट दिस? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब इट रिलीजेज द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। अब जैसे ही दो मेल गैमेट्स आ गए, कि फ्यूजन में तो है एग के साथ एक ही मेल गैमेट लगेगा, तो जो एग के साथ फ्यूज होने वाला मेल गैमेट है इट विल फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो क्या है, एग क्या है, वो भी, उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मेल गैमेट क्या है, उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो क्या होगा, एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज होगा और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, अब बचा एक और मेल गैमेट, उसका क्या होगा? हमने जब बताया था, हमने मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में जब बताया था, आई नो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। यहाँ पर ऊपर 3 आपके एंटीपोडल्स हो गए, यहाँ 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, और बीच में जो थे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ठीक है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई पहले क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले आपस में फ्यूज़ होकर इन्होंने यहाँ पर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो एक मेल गैमेट आया, उसने एक एग सेल को फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, जाइगोट बन गया। फिर जो सेंट्रल सेल में दोनों पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, गॉट इट, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में प्रेजेंट थे, पहले ये आपस में फ्यूज़ होंगे। अभी दूसरा मेल गैमेट ने कुछ भी नहीं किया है, दूसरा मेल गैमेट अभी है सिनर्जिड के पास ही। तो अब जैसे ही ये दोनों ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो ये बनाते हैं डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। व्हाट डज इट फॉर्म? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड थे, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए पहले, तो इन्होंने बना दिया डिप्लॉइड, और चूँकि न्यूक्लियस है तो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली चीज़ है, दैट इज़ योर ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ अब हम सिर्फ सेंट्रल सेल की बात करेंगे। यहाँ पर आपका 2n वाली कंडीशन में आपका डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सिंस द ट्यू फ्यूज़न, अब यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमेट है जो कि सिनगैमी के पास था, सिनगैमी के पास दोनों मेल गैमेट्स आए, एक मेल गैमेट ने एग को फ्यूज़ कर दिया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा मेल गैमेट जो है इट विल फ्यूज़ विद दिस सेकेंड डिप्लॉइड दैट इज़ द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ क्या होगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा। जब ये डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इसके साथ आकर एक और मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ, तो अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ एक और प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इट विल बी ट्रिप्लॉइड 3n कंडीशन हो जाएगी। सो द सेकेंड मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस टू फॉर्म, जो वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था उसके साथ एक और मेल गैमेट आके फ्यूज़ हो गया, तो इसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्हाट इज एंडोस्पर्म। अब इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले ही था, उसके साथ एक और आके मेल गैमेट फ्यूज़ हो गया, तो ये फ्यूजन जो है ट्रिपल फ्यूजन है, क्योंकि इसमें 3n जो है वो हो गए, तो इट इज़ फॉर्मिंग द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चूँकि यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार सिनगैमी हो गई यानी कि मेल गैमेट की से जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया विद द फ्यूजन विद द एग एंड द मेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड एज सिनगैमी, और दूसरा जो था आपका डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर 2 बार फ्यूजन हुआ है या 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 मेल गैमेट फर्टिलाइज हुए हैं। That is, in an embryo sac, the phenomena where 2 type of fusion, that is syngamy and the triple fusion, it took place. This is called as double fertilization. ठीक है, I think it is clear to you all what is double fertilization. अब यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो बीच वाला जो था जिसमें कि हमने उसको ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा था,
जिसमें कि 3n वाली कंडीशन है। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो हमेशा ट्रिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई सेल जो है समझिए कि उसमें टोटल डिप्लॉइड सेल है, उसमें 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। कितने? इट इज़ हैविंग 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट इज़ हैविंग 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेट, अगर एक डिप्लॉइड सेल है उसमें 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, तो उसके हैप्लॉइड सेल में कितने होंगे? 6 होंगे। और उसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे? 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो उस एंडोस्पर्म में कितने होंगे? उसकी जो हैप्लॉइड सेल हैं उसके 3 टाइम्स जो हैं वो उसके एंडोस्पर्म में होंगी। ये हमेशा याद रखिएगा। So the central cell after triple fusion, it becomes the primary endosperm cell which is developed into the endosperm। तो एंडोस्पर्म में कौन डेवलप हुआ? जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसका ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है इट डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट है इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रिपल फ्यूजन से जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो है इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। सो दिस वाज योर डबल फर्टिलाइजेशन। Now you see you have completed with the fertilization part. Now we will see the post fertilization structure and events we will see in the third part. होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का लास्ट पार्ट वी विल सी इन आवर थर्ड पार्ट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।